में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ये क्लास 12 का चैप्टर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी रुके हुए आवेश जो होंगे, चार्ज जो रेस्ट पर होंगे, उनका अध्ययन करेंगे। यानी कि यहाँ पर वेग 0 होगा और जो चार्ज होंगे वो रुके हुए होंगे। और ये दो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चैप्टर 1 और 2 में। आवेश क्या होता है? देखो, वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म जिसमें वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है ना, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके और अनुभव कर सके। प्रकार क्या है आवेश के? दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब इन्हें देते कैसे हैं हम? इनके संकल्पना जो देते हैं वो देते हैं हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है किसी उसमें तो हम उसको कहते हैं ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम उसे बोलते हैं धनावेश। ठीक है ना, आवेश। अब ये जो है नाभिक की उससे क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि नाभिक जो होता है नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, न्यूक्लियस से, और साथ में नाभिक बहुत ज़्यादा भारी होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। 1837 कुछ द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना। अब आवेश जो होते हैं उसके गुण कैसे होते हैं? देखिए, एक सजातीय होते हैं, एक विजातीय। सजातीय में क्या होता है कि नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव जो होंगे आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। और विजातीय में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव आपस में आकर्षण करते हैं। अब आवेश जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, आवेश को हम कूलाम्ब के उससे कहते हैं, जो कि क्या होता है? धारा गुणा में समय। धारा एम्पियर और समय सेकंड। तो एम्पियर गुणा सेकंड जब होता है तो क्या बनता है हमारा? आवेश कूलाम्ब। ठीक है ना। अब एक कूलाम्ब जो होता है वो तो बहुत बड़ा मात्रक होता है। उसके लिए हमने CGS मात्रक बनाया है, जो कि होता है स्टेट कूलाम्ब, जो कि होता है 3 गुणा 10⁹ ठीक है ना। तो 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम्ब होता है, जिसे हम ESO भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, CGS मात्रक। और SI मात्रक क्या है? कूलाम्ब। और एक और बड़ा कूलाम्ब से बड़ा सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसे हम बोलते हैं फैराडे, जो कि होता है 1 फैराडे में 96,500 कूलाम्ब होते हैं। अब ये एक मोल की भी इलेक्ट्रॉन के आवेश की संकल्पना भी देता है, क्या हमारा फैराडे। ये एक अब अन्य मात्रक में EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, जो कि होता है 1 कूलाम्ब में 1/10 EMU होता है। ठीक है ना, यानी 10-1 EMU। ऐसी माइक्रो कूलाम्ब, मिली कूलाम्ब और नैनो कूलाम्ब और पिको कूलाम्ब होते हैं। अब आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन देखेंगे। देखो भाई, आवेश जो होता है वो हमेशा 1, 2, 3 यानी पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इसकी हम क्वांटाइजेशन कैसे देते हैं? आवेश को हम NE यानी करते हैं, यानी कि N जो होता है कि जितने आवेश 1, 2, 3 हो, और उसका हम जब उसके आवेश से यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देते हैं तो हमारा आवेश निकल आता है, यानी Q = में NE होता है। ठीक है ना। N गुणज स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हमारा E जो है उसके आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। अब इसी तरह से द्रव्यमान का भी ऐसे देते हैं, N × ME। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उसमें जो भी संख्या स्थानांतरित हुई है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम kg। आवेश की योज्यता हम हमेशा जो होता है उसके साइन के आधार पर करते हैं, चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। अगर Q1 +2 है, अगर Q2 -2 है, अगर Q3 +6 है, तो हम माइनस प्लस को साइन के साथ ही उसको प्लस माइनस करके आवेश निकालते हैं। ठीक है ना। अब उदासीन वस्तु में नेट चार्ज जो होता है वो Q नेट 0 नहीं होता। जो हम उदासीन वस्तु कहते हैं ना, उसमें हम कहते हैं कि वो ना आकर्षण, यानी कि वो एक तरह से उदासीन पड़ी रहती है, न्यूट्रल पड़ी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नेट चार्ज 0 होता है, बल्कि उसमें आवेशित जो वस्तु है उसमें जितने पॉजिटिव रहते हैं उतने नेगेटिव रहते हैं। ठीक है ना। और जो हमारी आवेशित वस्तु है वो उदासीन को क्या कर सकती है? आकर्षित कर सकती है। ठीक है ना। जैसे कंघे में हम छोटे छोटे पेपर्स को आकर्षित कर लेते हैं आवेश की उससे। आवेश संरक्षण का नियम देखो भाई, कि हमारा जो आवेश है, जब हम एक कौन सी लेते हैं? विलगित निकाय लेते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो हमारा आवेश है वो हमेशा क्या रहता है? हमारा नेट आवेश जो रहता है वो नियत बना रहता है, यानी बराबर होता है। लेकिन इधर और उधर की अभिक्रिया के आवेश जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो कुल धनात्मक ऋणात्मक आवेश बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा विलगित निकाय है उसमें नेट आवेश जो होगा वो बराबर ही होगा।
अब हम आवेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करते हैं। देखो उसके बहुत सारे उस प्रक्रियाएं बहुत सारी। पहला है संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा कैसे कि दो वस्तु को हम घर्षण करेंगे, आपस में फ्रिक्शन करेंगे, है ना, और तो उसमें रगड़ने से क्या होता है, आवेश स्थानांतरित होता है एक दूसरे से। अब दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, कि किसी आवेशित वस्तु को, उदासीन वस्तु कोई है, उससे हम तार से जोड़ देते हैं तो उसमें भी प्रवाह होने लगता है, और ये जब तक होता है जब तक विभव जो एक समान नहीं हो जाते। और यदि दोनों वस्तु एक समान है, गोला गोला बिल्कुल बराबर है, तो आवेश जो होगा वो आधा आधा बढ़ जाता है, यानी Q/2 बढ़ जाएगा। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या आता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, हम छूते नहीं है वस्तु को, हम दूर से ही आवेशित करते हैं, यानी को एक आवेशित वस्तु को पास में लाए और फिर उसको क्या करते हैं, उसमें आवेशन उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, भू संपर्कन और इस तरह से चीज़ होती है। कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम्स लॉ क्या है कि दो बिंदु आवेश को जो r दूरी के बीच स्थित हो और उनके बीच जो बल लगता है वह दोनों आवेशों के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F जो होगा वो समानुपाती Q1 Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा हमारे r² यानी दूरी की। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक के कांस्टेंट आता है, एक समानुपातिकता स्थिरांक आता है, और जो कि क्या आता है, जो कि होता है 1/4πε0 होता है, और इसी के ऊपर वैल्यू भी डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 गुणा 10⁻9 होती है, ठीक है ना। और इसका SI मात्रक क्या होता है, देखो भाई के का निकालने के लिए SI मात्रक हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू उधर रख देंगे, के का SI मात्रक निकल आएगा जो कि FR² बटे में Q1 Q2 हुआ, तो उससे निकल आया NM² बटे में कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10⁻9। अब देखो इसमें एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है, ये एक निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है ना। अब ये माध्यम भी हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणा 10⁻12, ठीक है ना। और इसका भी मात्रक कैसे निकालेंगे, ये हमारा के मात्रक के उल्टा होता है, यानी कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब के का CGS मात्रक बताओ भाई, तो बड़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर तो बड़ा हो गया ना। अब CGS मात्रक होगा न्यूटन का डाइन होता है, और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम का स्ट्रेट कूलाम मीटर, स्ट्रेट कूलाम स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आती है ये 1 आती है, ठीक है ना, यानी CGS में ये 1 ही कहलाएगा। अब देखो माध्यम, मैंने बोला था कि इसकी निर्भरता होती है अलग अलग। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वे एक तो निर्वात यानी एयर में हो सकता है, ठीक है ना, और एक होता है मीडियम माध्यम में, ठीक है ना, माध्यम अलग अलग। तो इसके लिए हमने क्या एक सेट करा है, इसके लिए हमने एक एप्सिलॉन R यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता निकाली है, जो कि क्या होती है एयर बटे में मीडियम, और जो जिसका एप्सिलॉन नॉट उल्टा हो जाए एप्सिलॉन नॉट M, और एप्सिलॉन नॉट जो कि बराबर उसको हम कहते हैं ER के, एप्सिलॉन नॉट R के, ठीक है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो कि मात्रकहीन होती है, विमाहीन होती है। और इसकी वैल्यू जो रहती है इसकी निकाल सकते हैं हम। इसकी वैल्यू वायु में 1 रहती है, धातु में अनंत रहती है, और जल में कितनी रहती है, 80 रहती है। और ये हम क्या कैसे इसको याद रखेंगे, F जो M है यानी F मीडियम जो है हमारा बल, वो कितना होगा एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन FA बटे में एप्सिलॉन MR, ठीक है ना। तो इस तरह से हम याद FM इज इक्वल टू FA बटे में एप्सिलॉन R। अब देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसको सदिश में कैसे लिखेंगे भाई, कूलाम के नियम को देखो, मान लो दो हमारे बिंदु आवेश है Q1 Q2, और ये R1 R2 दूरी पे रखे हुए हैं, और इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। एक Q1 है जो कि हमारा Q2 से दूरी है इसकी कितनी, R1 2, ठीक है ना, यानी 1 की दूरी 2 के सापेक्ष, और एक और दूरी है हमारी जो कि है R21, जो कि हम बताती है 2 की दूरी 1 के सापेक्ष। इसी तरह से इनकी दिशा भी यही होगी, R21 दिशा होगी इधर की, और उसकी दिशा हमारे Q1 की दिशा होगी R12 कैप होगी, ठीक है ना। अब इसमें बल क्या लगेगा, देखो बल भी यही लगेगा कि भाई Q1 पे जो बल लग रहा होगा वो F12 लग रहा होगा, और जो Q2 पे बल लग रहा होगा F21 लग रहा होगा। अब इस हिसाब से हमें बस क्या करना है, इसमें दूरी को सदिश रूप और इसकी जो दिशा है वो लिखनी है, यानी कि हमने वही लिखा F12 वेक्टर इज इक्वल टू में K Q1 Q2 बटे में हमारा मोड आ जाएगा, हमारा जो दूरी है R12
जो स्क्वायर है वर्ग है, और इसकी दिशा आ जाएगी r12 कैप। इसी तरह से r21 की होगी। अब एक और चीज़ याद रखना, जो कैप होता है ना, आर कैप होता है, उसको हम आर वेक्टर बटे में मॉड आर वेक्टर लिखते हैं, मॉड आर है ना। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर रखें इसकी वैल्यू आर उसकी कैप की, तो क्या होगा, आर वेक्टर हो जाएगा और एक मोड आर आ जाएगा। तो मोड आर एक और प्लस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना इससे, तो आर मोड स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर इधर क्या बचेगा, आर वेक्टर। तो ये दो वैल्यू एक निकल के आई है। एक हमारी है एफ वेक्टर के Q1 Q2 बटे में आर मोड स्क्वायर और उसकी दिशा आर कैप, और एक है आर मोड क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो, वह क्षेत्र जहां आवेश का प्रवाह महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, और परीक्षण आवेश Q नॉट टेक्स्ट चार्ज से पता लगाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता है। यानी कि अभी हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे कि उस क्षेत्र में जहां पर आवेश जो है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो उसमें कितना जो होगा उसमें विद्युत क्षेत्र है। तो उसके परीक्षण के लिए हम Q नॉट टेस्ट चार्ज का उपयोग करते हैं। तो हम जो हमारा सोर्स चार्ज है, जो हमारा मेन चार्ज है हमारा Q, उसको पता लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र को Q नॉट हमने रखा P पॉइंट पर, जिनकी दूरी एक R दूरी है। तो अब इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे कि Q नॉट जो गुलाम है, Q नॉट गुलाम, वो कितना बल महसूस कर रहा है, तो Q नॉट गुलाम महसूस कर रहा होगा F बल, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया एक गुलाम कितना महसूस कर रहा होगा, F बाई Q नॉट। तो इससे हमारी ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं यानी कि एक गुलाम जो हमारा महसूस कर रहा है, यानी कि यही है विद्युत क्षेत्र की, एक गुलाम कितना विद्युत क्षेत्र जो है वो F बल Q नॉट महसूस करता है, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू में F बाई Q नॉट, और F क्या होता है, K Q नॉट बटे में R स्क्वायर। तो हमने रखा तो K Q नॉट से Q नॉट कट गया, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश है ना, एक Q है हमारा सोर्स है, एक Q नॉट है टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो हमारा जो वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की वो क्या है, E इज इक्वल टू में K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। इसको याद रखना है। यहाँ पर E क्या है, वही स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में उससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा हमारा Q, ये वाला हमारा स्रोत आवेश है, और स्रोत आवेश और जो हमारा R स्क्वायर है वो उनके बीच की दूरी है। अब ग्राफ देखो इनका कैसे बनेगा, इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये R जो है हमारा वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती होता तो हमारा एक नियतांक इस तरह यानी कि नियत आता है ग्राफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, देखो एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि हमें वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना। वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है और उस पर हमने क्या ले लिया, उसका मान लो कोई आवेश है, उस पर विद्युत क्षेत्र पता लगाना है, तो हमने एक रेखा बना दी, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं कि। और एक और चीज़ याद रखना कि दो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर काटेंगी तो दो दिशाएं बन जाएगी, और दो दिशाएं संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर एकल आवेश पॉजिटिव हो, है ना, तो क्या होता है, और नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव से क्या होता है, आवेश से हमेशा जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो बाहर की ओर जाती हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की ओर आती है। और यदि दोनों रखे हुए तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस तरह से हमने देखा। अब देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो विपरीत आवेश जब 2a दूरी पर रखे होते हैं तो उसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, जो कि जिसकी दिशा क्या रहती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर जब दो विपरीत आवेश 2a दूरी पर रखे हैं तो उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट को, जो कि होता है हमारा किसी एक आवेश, यानी यही विद्युत द्विध्रुव को, ये एक आवेश और उसकी 2a दूरी का गुणा, यानी
Q2A, ठीक है ना। ये हमारा क्या रहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि मात्रक cm यानी कूलाम मीटर रहता है इसका, और दिशा वही नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब हम इसी विद्युत द्विध्रुव से हम क्या निकालना सीखेंगे कि किसी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो ये हमने एक P पॉइंट ले लिया जिस पर हमने क्या देखना है, ये अक्ष पर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी, कितना ये महसूस कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है तीव्रता, E = में KQ/R²। तो हमने यहाँ पर दोनों का लिखा, एक पॉजिटिव का लगेगा यानी उसके आवेश का, और क्या लगेगा पॉजिटिव क्या होता है, दूर इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र होता है, और जो हमारा नेगेटिव रहता है उसकी तरफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर P + Q का क्या होगा, KQ, और यहाँ दूर की तरफ लगेगा, और इसकी जो दूरी होगी बटे में R² होता है ना, तो एक R यानी कि R दूरी दे रखी है बिल्कुल इनके बीच से P की, तो R + A³ हो जाएगा। और इस तरह से E - Q का बस क्या हो जाएगा, KQ बटे में R जो हमारा है, और -A यानी ये वाली हमें दूरी चाहिए ना, तो R - A² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे, तो बड़ा इसमें कौन है, जो बड़े से डिवाइड हो रहा होगा वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटे से डिवाइड होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो हम E - Q का माइनस कर देंगे E + Q से, ठीक है ना। तो हमने KQ को ले लिया बाहर, जो हमारा जो मूल था, ठीक है ना। और जो हमने बीच जो हमने सॉल्व करा LCM से, और जो कट रहे थे उनको काटने के बाद हमारा E नेट जो आया, यानी E नेट क्या आया, KQ4RA बटे में RQ -AQ R² - A² और उसका Q। अब देखो यदि जो A है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो R से, ठीक है ना, R बहुत बड़ा हो, तो हम A को नगण्य मान लेते हैं, तो हमारा जो बचेगा R4 आ जाएगा, और यहाँ से एक R से एक R कट जाएगा, जिसमें R³ बचेगा। अब हम देखो इस 4 को किस तरह लिख सकते हैं, 2KQ लिख सकते हैं और 2A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है Q2A क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट था। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कि जो E अक्ष है उस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 2KP बटे में RQ, ठीक है ना, इस तरह से। और इसका अगर हमने क्या लिखना है, सदिश योग लिखना है, तो E वेक्टर बस आगे जाकर इसकी दिशा जो होगी, दिशा इधर है ना, और यही दिशा होती है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ होती है ना दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सॉरी क्या नाम है इसका, डाइपोल मोमेंट की, तो वही हमारी दिशा हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसे, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की है। अब विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर क्या होगा, देखो भाई, जब वो ऊपर की तरफ रख देंगे तो निरक्ष पर बस ये होता है कि ये 2 गुना कम होता है, यानी कि ये जो होता है 2 गुना होता है इसका ये निरक्ष का, तो ये हो जाएगा KP/R³, ठीक है ना। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी कोई भी मतलब कि एक क्षेत्रफल हो और उसमें से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर सकती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उनकी संख्याओं को। और जो कि क्या होते हैं, ये होता है EA cos थीटा, यानी E विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और हमारा जो A है जो उसका क्षेत्रफल है उसको हम कहते हैं, या S भी कह सकते हैं, तो उसे हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। और cos थीटा क्यों है, क्योंकि अगर एंगल हो तो वहाँ पर एंगल आकर हमारा आंसर आ जाएगा। E.A भी कैसे, EA cos थीटा भी कह सकते हैं, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो यहाँ मैक्स क्या हो जाएगा, अगर 0 हो, मान लो यही E हमारा हो और यही क्षेत्रफल सदिश हो, तो उसका cos थीटा कितना होगा, 0 होगा। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा E आ जाएगा। और सबसे कम कब होगा, जब ये मान लो इस तरह से बैठा हो हमारा क्षेत्रफल, और यहीं से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल ली, यानी कि 0 हो जाएगा हमारा क्या, यानी कि 90 डिग्री से हमारी क्या निकल ली है, विद्युत क्षेत्र रेखा, हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और हमारा सदिश जो क्षेत्रफल है उसमें cos थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो हमारा 0 आंसर है। अब क्षेत्रफल सदिश, फिर से एक बार यहाँ बात करते हैं कि यह क्षेत्रफल के लंबवत होता है। जो हमारा क्षेत्रफल है ना, ये तो ये लंबवत होगा, लेकिन 3D जो डायग्राम होगा इस टाइप का, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर होता है। 3D ऑब्जेक्ट में क्षेत्रफल सदिश S या A बाहर की ओर होता है। यदि छोटा फ्लक्स चाहिए तो छोटे फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, D फ्लक्स और D फाई = में E
जो हमारा ए है उसको डी ए कर देंगे कॉस थीटा, और जब हम इनको टोटल करेंगे तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमारा समाकलन फाई समाकलन ई डॉट डी एस आ जाएगा आंसर। अब किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है ना। अगर किसी से फ्लक्स से बाहर निकल रहा है तो वो जो भी आवेश होगा, फ्लक्स होगा, वो धनात्मक होगा, और अगर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, फ्लक्स, तो वो अंदर की तरफ आने वाला जो हमारा आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन है कि 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप है, वोल्ट बटे मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र है और 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है, तो पृष्ठ से निर्मित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र भी दिया है और क्षेत्रफल सदिश भी दिया है। कुछ नहीं करना है, हमें पता है क्या है, जो हमारे कैप वाले होते हैं उनको गुणा कर देते हैं उसी के। तो यहाँ पर आई कैप नहीं दे रखा तो 0 से गुणा हो जाएगा, जे कैप दे रखा उसको उससे गुणा होकर 2 आ जाएगा फ्लक्स, ठीक है ना। अब गाउस का नियम हम देखेंगे जो कि संबंधित है हमारे फ्लक्स से, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स से। देखो यहाँ पर वहाँ पर क्या था कि किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाएं थी, यहाँ पर बंद एक पृष्ठ है, उनमें से गुजरने वाली जो हमारी रेखाएं हैं उसकी हमें गणना करनी, यानी कि किसी बंद पृष्ठ जो हमारा, इसे हम गाउसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं, में उपस्थित कुल परिबद्ध आवेश का फ्लक्स को कहते हैं, यानी कुल परिबद्ध जो आवेश जो है गुजरने वाली रेखा उनको, और वो कितनी होती है, होता है फाई कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻12। अब परिभाषा से देखो भाई, हमने निकाला फ्लक्स क्या होता है फाई इक्वल टू में ई डॉट डी एस, या हम उसको समाकलन करके ई डॉट डी एस कर सकते हैं, ठीक है ना। और गाउस के नियम से क्या है, कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, फाई है, यानी कि हमारा दोनों फ्लक्स है, तो इन दोनों के जो राइट साइड वाले उन दोनों को बराबर हम कर सकते हैं इस तरह से। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, ठीक है, क्या क्या अनुप्रयोग है कि आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है ना। क्या गणना है, देखो मान लो पहला केस हम लेते हैं कि एक आवेशित चालक है, गोला है, उसके बाहर कोई पी बिंदु है, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारा फ्लक्स है उसकी गणना कैसी होगी कि ये बाहर की तरफ जाएगा उस बिंदु पर, और वही हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, वही विद्युत क्षेत्र हमारा हो जाएगा रेखाएं। तो उससे हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, हमारा ई इज इक्वल टू के बटे में आर स्क्वायर, ये तो होगा जो हमने पहले निकाला था। अगर मान लो उसी वहीं पर, यानी कि उस वस्तु पे ही हमारा आवेशित चालक है गोले का, वहीं पर पी बिंदु हो, तो क्या होगा, ये आर बराबर आर हो जाएगा। इसमें क्या था, जो आर था यानी बाहर वाला आर था, वो पी वाला पॉइंट का वो बड़ा था हमारे अंदर वाले गोले, आवेशित गोले से, तो यहाँ पर ये वाला सीन बना था। लेकिन यहाँ पर बराबर है तो हम बड़े आर कैपिटल बस कर देंगे, के बटे में आर स्क्वायर। लेकिन अगर अंदर हो तो 0 होगा, सतह के भीतर स्थित किसी बिंदु के लिए क्या होता है, फ्लक्स जो होगा वो, या विद्युत क्षेत्र जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। तो अभी हमने इतनी बातें देखी हैं।